नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, जिसके लिए यूपी अहम रोल निभाता है। ऐसे में यूपी की जनता को साधने और लोकसभा का रन जीतने के लिए सीएम योगी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जनता से किए अपने वादों को बीजेपी सरकार पूरी कर रही है। ऐसे में योगी सरकार मिशन 2024 को फतह करने के लिए मिशन रोजगार में जुट गई है। योगी सरकार की तरफ से लगातार बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने का काम किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि मिशन रोजगार की रफ्तार देकर आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में कितनी सीटें जीत पाती है। आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश में अगले साल लोकसभा एससी से चयनित 700 लोगों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब योग्यता के अनुसार नियुक्तियां हो रही है, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है, यहाँ विकास की बात हो रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 6 सालों के अंदर यूपी के 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। किसी भी अधिकारी और किसी भी कर्मचारी को किसी के यहां से सिफारिश कराने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई सिफारिश मत कराइए। पूरे उत्तर प्रदेश को अपना गांव और अपना घर समझ करके कार्य करना प्रारंभ करिए। उत्तर प्रदेश में हमारे लिए हर जनपद, हर गांव महत्वपूर्ण है। हम उसको कमतर आंक करके नहीं देख सकते। 25 करोड़ की जनता के लिए हमें कार्य करना है। उनकी अपेक्षाओं पर हमें खरा उतरना है और इससे कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं सिफारिश की आवश्यकता होनी चाहिए। आपकी योग्यता और आपकी क्षमता के अनुसार शासन आपको नियुक्ति दे रही है, विभाग आपको नियुक्ति दे रही है। और जहां पर थोड़ी भी भेदभाव की शिकायत स्वयं भी विभागीय स्तर पर आती, विभागीय मंत्री कार्रवाई करता है। अगर कहीं भी कोताही बरत दी जाती है तो मैं स्वयं ही उस पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करता हूं, कोई संकोच नहीं करता हूं। क्योंकि हमें 25 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को साबित करना है। और वह जब हम लोग करते हैं तो हर व्यक्ति में एक संतुष्टि का भाव दिखाई देता है। बीजेपी और योगी सरकार का लक्ष्य निर्धारित है। बीजेपी की तरफ से सभी लोकसभा सीटों पर कब्जे की बात कही जा रही है। योगी सरकार अपना वादा पूरा करके जनता के बीच में जाना चाहती है, ताकि वो कह सके कि जो वादा किया है वो निभाया है। हालांकि विपक्ष बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि मिशन रोजगार को रफ्तार देकर आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में कितनी सीटें जीत पाती है। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए दिल्ली में बीजेपी सत्तारूढ़ हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है। लगातार युवाओं को सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में अब युवाओं में हताशा नहीं है, अब युवाओं को लगातार रोजगार मिल रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदीप भटनागर, नेता है, बीजेपी से जुड़ गए हैं। संजीव तरनाच, नेता, कांग्रेस से हैं। मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का इंडिया वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार में जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं युवाओं को रोजगार मिल रहा है लगातार, कैसा लग रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जितने भी युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र बांटे हैं
उसके बाद आप मुख्यमंत्री जी ने ये बात भी बोली कि उत्तर प्रदेश जो है वो बीमारू राज्य नहीं रहा है, काफी आगे निकल चुका है। जी तो एक बात मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, कुछ आंकड़े लेकर के आया हूँ। बीमारू राज्य के अंदर टोटल 4 राज्य आते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जी 3 और 4 पैरामीटर्स के आधार पर नीति आयोग तय करता है कि कौन सा राज्य बीमारू घोषित किया जाएगा, कौन सा राज्य बीमारू घोषित नहीं किया जाएगा। जी पहला होता है तकरीबन इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा हेल्थ केयर, तीसरा एजुकेशन, चौथा आता है अपना लिटरेसी रेट। अब अगर इन्हीं चीजों पे चले जाएं तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जाहिर करी थी अभी 2030 के अंदर, जिसमें स्कूलों का क्वालिटी इंडेक्स जी उत्तर प्रदेश का जारी किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे स्तर पे रखा गया था। मतलब कि नीति आयोग ने ये कहा था जी। कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्कूलों की क्वालिटी है वो बिल्कुल बदतर है, इसलिए उनको सबसे आखिरी पायदान पे रखा गया। उसके बाद बात करते हैं लिटरेसी रेट की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर लिटरेसी रेट, जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 63% है, मेल लिटरेसी रेट 73% है। जी नीति आयोग का स्टेट हेल्थ इंडेक्स ये कहता है कि उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पे आता है हेल्थ के वाइज, और पर कैपिटा जीडीपी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जी। 32वें रैंक पे आता है। तो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट देना और ये कहना कि हम बीमारू राज्य से उबर गए हैं, तो अभी बहुत काम करने की जरूरत है। जी सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा है। संजीव अगर- साहब, वही नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी कहती है कि पिछले 6 सालों में 5 करोड़ लोगों को यूपी में गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। देखिए, अगर आप बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की, तो मैं मानता हूं कि उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लिटरेसी रेट भी देखना पड़ेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी देखना पड़ेगा। स्मृति ईरानी लेकिन संजीव साहब सवाल यह खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार मिशन रोजगार जारी है, दावा बीजेपी की तरफ से हम लगातार रोजगार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जैसा दावा है वैसा हकीकत नहीं है। लेकिन सर यहाँ की तस्वीरें छत्तीसगढ़ से तो मैच नहीं कर रही है ना। छत्तीसगढ़ में आपने कल देखा मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है, नग्न प्रदर्शन युवाओं का, ऐसा हुआ है कभी उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं आपकी सारी बातों की बात करता हूँ जी। हम इस समय बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश को लेकर के बात करें। आप कभी छत्तीसगढ़ पे डिबेट करें, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूं। नहीं, रोजगार पे बात हो रही है, उस पे आपने जिस तरीके से कहा, उस पे मैंने कहा कांग्रेस शासित राज्य है और ये बीजेपी शासित राज्य है, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया साहब। नहीं, मैं वही आपको चीज बता रहा हूँ। जी अभी हम मुद्दे से भटक जाएंगे, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ पे बात करूंगा तो फिर भाजपा के प्रवक्ता जी जो हैं फिर वो किसी और राज्य पे लेकर के चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी हम सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पे बात करते हैं। आप किसी दिन छत्तीसगढ़ पे रखें डिबेट, मैं जरूर उसका हिस्सा बनूंगा और जरूर आपकी बातों का जवाब दूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। बट मुद्दे से ना भटके, जो असल सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार को मानना पड़ेगा। और ठीक है, जवाब ले लेता हूं। ठीक है प्रदीप जी, आपको ग्राउंड रियलिटी मानना पड़ेगा। ये जो आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं 4 दिनों पहले 400 लोगों को, आज 700 लोगों को, इनका कहना है सिर्फ दिखावा है। देखिए, कांग्रेस ने सब कुछ बोला और बहुत अच्छा बोला, मगर कांग्रेस को कुछ चीजें और नजर नहीं आती जी। कांग्रेस को वो एनडी तिवारी जी वाला उत्तर प्रदेश नजर आता है, कांग्रेस को नजर आता है मुलायम सिंह जी वाला उत्तर प्रदेश नजर आता है, मगर आज का उत्तर प्रदेश नजर नहीं आता। जब से जो कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे संख्या रहती है कि उसके हमारे पड़ोसी राज्य उसके पास भी नहीं है। ये आयोग और नीति आयोग फलाना दुनिया दिन भर के चले गए, दिन भर सब चीजों पे चले गए, मगर प्रैक्टिकल चीजों पे नहीं आए जी। एक विडंबना यही है। हम तो बात करते हैं, आप बिल्कुल बात कीजिए, आप छत्तीसगढ़ की बात कीजिए हमसे, राजस्थान की बात कीजिए हमसे, हमने कौन सा मना करा आपसे? ये वही उत्तर प्रदेश है जो आपका अलायंस है, जिसके आप साथ जिनके अब आप जिन गोदी में बैठ रहे हैं, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके खंभों पे और उनकी तारों पे कपड़े सूखते थे लोगों के। आज उस प्रदेश के अंदर भरपूर लाइट आती है। तो मैं थोड़ा सा संज्ञान में लेना चाहिए और ये भी आपको संज्ञान लेना चाहिए कि आज जो हाईवेज हैं उत्तर प्रदेश के कहाँ पहुंच गए। ये वही रोहिलखंड है जहां हर साल बहुत लोग मरते थे, किस लिए? केवल एक जल के लिए। वो नहीं दिखता इनको, दिखेगा क्यों? अगर अच्छा दिखेगा तो राजनीति कहां से करेगा? लेकिन यही है कि इनको राजस्थान के आंकड़े इनके पास होंगे नहीं, केरल के आंकड़े इनके पास होंगे नहीं, छत्तीसगढ़ के इनके पास आंकड़े होंगे नहीं, झारखंड के आंकड़े इनके पास होंगे नहीं। तो थोड़ा मैं पूरा कर दूं, यही है कि वही उत्तर प्रदेश है जो उस प्रदेश को हमेशा जो पार्टी आई और खाके चली गई,
जी आज इस प्रदेश के अंदर आज किसान जो है चीनी मिले पे जाता है, चीनी भी सॉरी गन्ना भी बेचता है, फसल भी कर रहा है, इस समय बाढ़ पीड़ित है। आ रहा हूँ। जी कभी आपके मुंह से ये आवाज नहीं निकली कि बसपा की सरकार ने 22 चीनी मिले बेच दी, 11 चीनी समाजवादी पार्टी ने बेच दी, किसकी थी वो क्यों बेच दी? आज दोबारा चीनी मिले जो चालू करी गई हैं, जिन पर रोजगार मिला है, उन पे बात क्यों नहीं करते? उनके लिए आवाज नहीं आती है। ठीक है। आज राजस्थान में बलात्कार को लेकर आवाज नहीं आती है। आज राजस्थान सरकार के अंदर जिंदा 4 लोगों को जला दिया जाता ठीक है है, प्रदीप जी, उस पे आवाज नहीं आती है। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास फिर आऊंगा। मनीष गुप्ता साहब भी हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपने लगातार देखा होगा समाजवादी पार्टी का कार्यकाल, बीजेपी का कार्यकाल आपने देखा, बीएसपी का देखा। क्या लगता है जो दावे बीजेपी के हैं मिशन रोजगार को लेकर, क्या वाकई में जमीनी हकीकत भी वही है जो कागजों में है? मनीष जी, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। मनीष जी, आपसे संपर्क फिर से करेंगे, आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो सुना आपने संजीव जी, जिस तरीके से प्रदीप जी ने कहा कि राजस्थान के आंकड़े, छत्तीसगढ़ के आंकड़े, उन्होंने यहाँ कहा कि योगी सरकार में जिस तरीके से रोजगार दिया जा रहा है, युवाओं में अब हताशा नहीं है। देखिए, मैंने तभी आपको दिनकर जी कहा था कि हम छत्तीसगढ़ की बात ना करें, क्योंकि मेरे मित्र प्रदीप जी भटक गए अपने जवाब से। इन्होंने नीति आयोग के आंकड़ों के ऊपर जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनको पता था इनके पास जवाब देने के लिए है ही नहीं, इसलिए राजस्थान पहुंच गए, झारखंड पहुंच गए, तो ये अलग अलग जगह भ्रमण करके आ गए। बट इन्होंने नीति आयोग के आंकड़ों के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, ना ये नीति आयोग की रिपोर्ट को मानते हैं। ये चले गए बिजली के ऊपर। अरे सर, बिजली के अलावा भी और भी मूलभूत सुविधाएं हैं। आप माल न्यूट्रिशन की बात करें ना, मैं आपको बताता हूँ, स्मृति ईरानी जी ने 2022 के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें उन्होंने कुछ आंकड़े जाहिर किए थे। उन्होंने आईसीडीएस और आरएसएस के एक्यूट माल न्यूट्रिशन के आंकड़े जाहिर किए थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि 9,27,600 बच्चे देश के अंदर हैं जिनको एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, जिसमें से अकेले तकरीबन 4 लाख बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके ऊपर ये अपना क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने तो नहीं कहा, स्मृति ईरानी जी ने कहा, जो केंद्र के अंदर भाजपा की मंत्री हैं। तो ये एक्चुअल में जो असल आंकड़े हैं उनके ऊपर कभी बात ही नहीं करना चाहते। प्रदीप जी, जवाब दीजिए, आप ही के मंत्री हैं, उन्हीं का हवाला दे रहे हैं। 6 लाख बच्चों में से 4 लाख माल न्यूट्रिशन के शिकार उत्तर प्रदेश से। 42 लाख से मतलब 43 लाख लोग उठ के आए हैं, वो नजर नहीं आया? अभी तो 5 वर्ष की सरकार को पूरा हुआ है, वो नजर नहीं आया इनको? कमियां नजर आ गई जी। आज ये नजर नहीं आता कि मेरी उत्तर प्रदेश की बहन बेटी दिल्ली में भी पंखे के नीचे बैठती है, वो नजर नहीं आता है आपको लोग? आज आप फोन कीजिए 112 पे, विदिन 3 मिनट पुलिस पहुंचती है, वो नजर नहीं आता है आपको? ठीक है मनीष जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। मेरा आपसे यही सवाल पहले भी था और अब भी यही है कि आपने बीजेपी की सरकार देखी, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, बीएसपी की सरकार देखी, जो दावे लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है मिशन रोजगार को लेकर, उसकी हकीकत क्या है? क्योंकि तमाम तरह के सवाल विपक्ष के भी हैं, तमाम तरह के सवाल हमारे मन में भी हैं और जनता के मन में भी हैं। देखिए दिनकर जी, हमें एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी जी। जब भी समाजवादी पार्टी अगर या कांग्रेस जब भी बात करती है तो वो नौकरी की बात करते हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करती है तो वो रोजगार की बात करती है। इसका अर्थ सीधा सीधा हमें ये लगाया जाना चाहिए कि जब नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी के लिए हमें देखना होता है देश में नौकरी के लिए कितने रिसोर्स हैं, प्रदेश में कितनी जरूरत है और कितनी सैलरी। हम ये जानते हैं एक बार नौकरी देने का मतलब है पूरी जिंदगी के लिए स्टेट में जिम्मेदारी डाल देना। मानो जब तक व्यक्ति 60 साल तक काम करेगा, कितना काम करेगा और उसके बाद रिटायर होगा, फिर उसको पेंशन, उसके बाद उसकी पत्नी को पेंशन, ये जिम्मेवारी है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि हम रोजगार देंगे, इसका मतलब वो इस तरह का भय मुक्त माहौल देंगे, प्रदेश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना होगा, बड़ी फैक्ट्रियां लेंगे ताकि लोग अपना व्यापार करें और नौकरी से ज्यादा पैसे कमाएं जी। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से समिट हुए हैं, लगातार कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट हुए हैं, नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, इस तरीके से नोएडा गाजियाबाद में डेवलपमेंट बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है रोजगार के एंगल से देखें तो उत्तर प्रदेश में भय मुक्त माहौल है।
बेटर पोजीशन है, लेकिन जॉब के माहौल से देखें तो भी बहुत परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जी ठीक है, सुना संजीव जी। यहाँ पे मनीष जी का कहना है कि रोजगार और नौकरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। बीजेपी का मसला रोजगार होता है, मामला रोजगार को लेकर कहते हैं, लेकिन विपक्ष सरकारी नौकरी के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। लगातार यह भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया, 36 लाख करोड़ का प्रदेश में निवेश है, और क्या चाहिए, लगातार युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसा ही हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं मनीष जी, उन्होंने बताया, हर किसी का अपना अपना नजरिया है, उसको चाहे रोजगार के तरीके से देखना या नौकरी के पर्सपेक्टिव से देखना, और ये हर युवा फ्री है कि उसको रोजगार करना है या उसको सरकारी नौकरी लेनी है। तो इसके लिए हर कोई फ्री है, और ये हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि उसको क्या करना है, उसको नौकरी करनी है या उसको अपना बिजनेस करना है। मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने आंकड़ों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कल जब बात करी और जब कल नियुक्ति पत्र बांटे तो उन्होंने ये बोला कि मारू राज्य से जो हमारा राज्य है वो काफी हद तक निकल गया। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, बहुत सारे लोग उनकी बातों को सुनकर के एक अलग इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ डिबेट के अंदर कुछ आंकड़े लेकर के आया था, जो मैंने आंकड़े आपके साथ साझा करे, मनीष कुमार गुप्ता जी के साथ साझा करे और प्रदीप जी के साथ साझे करे। प्रदीप जी उन आंकड़ों के ऊपर जवाब ही नहीं दे पाए। ये तो हमने बात करी थी माल न्यूट्रिशन की, जिसमें तकरीबन 4 लाख बच्चे जो हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से, इसके ऊपर इन्होंने कोई बात ही नहीं करी। ये हर बार, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास जो असल मुद्दे हैं, देखें सरकार है वो लोगों के लिए सरकार बनती है, उस लोगों की भलाई का काम करने के लिए सरकार बनती है। अगर उसी सरकार के अंदर अगर इतने सारे आंकड़े हैं, इतनी सारी कमियां हैं, तो ये सरकार का दायित्व बनता है उन कमियों को दूर करना। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी आपने शायद अपने आप को म्यूट कर लिया है। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप? मैं अपने मित्र को थोड़ा सा बता देता हूँ। जी मित्र, हम बात करते हैं नल से जल की, हम बात करते हैं गरीब की छत की। मैं आपको उत्तर प्रदेश की बड़ी मोटी मोटी, आप तो नीति आयोग गए हो, क्योंकि आप पढ़ के बोल रहे हो, मैं बिना पढ़े बोलता हूँ। मैं आपको एमएसएमई से करीब 96 लाख रोजगारों को यहाँ पे उत्पन्न किया गया है, और नई इंडस्ट्री छोटी बड़ी लगाई गई है। जो होता है लघु उद्योग, उससे प्रोत्साहन दिया गया, जो आप नहीं मानोगे। मैं और थोड़ी सी बातों पे आता हूँ। आपको बताता हूँ, क्या आपको पता है कि 1.5 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको फ्री बिजली दी जाती है? पता है आपको इसके बारे में? आपको नहीं पता होगा। 10 लाख से ऊपर गांव में अब तक नल से जल पहुंच चुका है, आपको नहीं पता होगा इसके बारे में। वो पता करना आप चाहेंगे भी? संजीव जी पता है आपको? हाँ, लघु उद्योग को लेके आज जो प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश में दिया गया ना, वो भी आपको नहीं पता हो। चाहे आगरा हो, मिर्जापुर हो, लखीमपुर हो, बहुत सारे, लखनऊ पता है ना आपको क्या मिलता है वहां पे? वहाँ चिकन के कपड़े और चिकन खाने को ही मिलता है वहां पे, वो आपको नहीं पता होगा। अभी जो नई मेट्रो चलने वाली है आनंद विहार से, और जो मेरठ जाएगी 40 मिनट में, वो भी आपको पता नहीं होगा। आगरा में मेट्रो चल गई, वो भी आपको पता नहीं होगा। कानपुर में मेट्रो चल गई, वो भी आपको पता नहीं होगा। लेकिन प्रदीप जी उनका सवाल यह है कि जो आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, इतने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, इतने लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, उन पे कह रहे हैं कि वो आप बचते दिख रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सर, प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीमार प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सुचारू रूप से उसे निकालने के लिए प्रदेश की सरकार किन चीजों को, किन कदमों को आगे बढ़ा रही है। जी एक मुख्यमंत्री ऐसे जो जिले खुद स्वयं जाते हैं और काम को देखते, विकास कार्यों को देखते हैं। प्रदेश के अंदर इस समय आपदा नहीं आएगी कभी। अब बुंदेलखंड की बात करते हैं आप, जो एक उत्तर प्रदेश का एक कोना पीड़ित था। ठीक है प्रदीप जी, सोचेंगे आप, बात करेंगे? ठीक है संजीव जी, आप आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो योगी सरकार का दावा है कि हमने इन्वेस्टर समिट किया। आपने देखा योगी सरकार के जितने मंत्री हैं विदेशों में गए, वहां पे रोड शो किया गया, उसके बाद वहां से इन्वेस्टर्स लाए गए। इन्वेस्टर से कहा जा रहा है 36 लाख करोड़ का निवेश है उत्तर प्रदेश में, तो क्या इससे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगी? लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर, गोरखपुर तक जो होता है इंडस्ट्री कॉरिडोर बन रहा है, उसके बारे में संज्ञान मेरे को भी तो बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा, तो प्लीज आप थोड़ा सा शांत रहें, मैं अपनी बात कर लूं, फिर उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। जी बात पूरी करिए संजीव जी। प्रदीप जी शायद ये बात भूल गए हैं कि विपक्ष जो है वो सरकार को उसकी कमियां दिखाने और उसको आईना दिखाने का काम करता है।
मैं इनको इनके आंकड़ों से इनकी कमियां दिखा रहा हूँ, इनको इनका आईना दिखा रहा हूँ। ये आईना नहीं देखना चाह रहे। सरकार ने अच्छे काम किए होंगे, मैं मानता हूँ, सरकार इसमें लंबे समय से है, सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, बट सरकार को अपनी कमियां भी देखनी चाहिए कि कहाँ पे काम करने की जरूरत है। सिर्फ आप अपनी अच्छी बातों को लेकर के अशोक गहलोत जी को नहीं देखना चाहिए? आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो जो आपकी कमियां हैं उनके ऊपर आप क्या काम कर रहे हो। आपने माल न्यूट्रिशन बच्चों के लिए क्या किया आप बताएं, आपने क्वालिटी इंडेक्स के लिए क्या किया आप ये बताएं, आपने नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद आपने क्या कदम उठाए आप ये बताएं। आप ये कह रहे हैं कि जी हमने इन्वेस्टर समिट कराया, हमने ये किया, बिजली दी, पानी दी। अरे आपने मूलभूत सुविधाएं दी हैं तो आपने सरकार में सत्ता में होने का फर्ज निभाया है, क्योंकि लोगों ने आपको चुन करके भेजा है विधानसभा के अंदर। तो आप जो कर रहे हैं वो जवाब दीजिए प्रदीप जी। आप ये नहीं कह सकते कि आपने एहसान किया किसी के ऊपर, तो आप इस तरीके से मत जताएं। आप ये बताएं कि नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आपने क्या क्या कदम उठाए और इन फैक्टर्स को लेकर के आपने क्या किया, आप ये बातें बताएं। आप विपक्ष का काम ही सर ये है कि वो आपको आपका चेहरा दिखाए। ठीक है संजीव जी, जवाब सुन लीजिए, समय की कमी है, जवाब सुन लीजिए प्रदीप जी से। संजीव जी गूगल बाबा कर लीजिए, नीति आयोग खोल लीजिए, सब कुछ दिख जाएगा, अच्छे काम भी दिख जाएंगे आपको। सर गूगल आप करें, आपने नहीं करा गूगल, आप कह रहे हैं मैं पढ़ के नहीं आया, आप पढ़े तो सही, हमें पता है आप गूगल करके नहीं आए सर, नहीं होते। आप एक बार पढ़े नीति आयोग की रिपोर्ट को। मैं पढ़ करके आऊँ, मैं इसलिए आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ, आप पढ़ करके नहीं आए हैं, उसका जवाब नहीं है। अशोक ठीक है, कभी पूछा है बलात्कार? ठीक है मनीष गुप्ता जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। जो दावे हैं सरकार के अपने और जो विपक्ष के आरोप है, कितना हकीकत कितना फसाना? मनीष साहब सुन पा रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, सरकार अपना काम कर रही है और विपक्ष अपना काम कर रहा है और आंकड़ों की बाजीगरी चलती रहेगी, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती ही रहेगी। पर हमें इस बात को ऐसे देखना चाहिए क्या काम तात्कालिक है या लॉन्ग टर्म है। जिस तरीके से योगी सरकार, ठीक है, आंकड़ों की बात और लगातार वार पलटवार जारी रहेगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ बहुत बहुत जुड़ने के लिए शुक्रिया। समय की कमी है तो यूपी सरकार लगातार, योगी सरकार मिशन रोजगार में जुटी हुई है। विपक्ष के अपने आरोप हैं और सत्ता पक्ष के अपने दावे। क्या बेरोजगारों के सहारे मिशन 24 फतह कर पाएगी बीजेपी? यह समय बताएगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इसका चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद।